गज़ा इस पूरे नावल में लगातार है और जो पीरियड इसके लिखने का है बहुत साफ समझ में आ रहा है कि वो 7 अक्टूबर के लेके और उसके बाद का ही पीरियड रहा है। क्या वजह थी कि गज़ा इसमें ऐसे प्रेजेंट रहा है फ्रॉम वेरी फर्स्ट सेकंड पेज टू द लास्ट पेज। उपन्यास ये शैडो और सब्सटेंस की है ना। तो गाजा एक तरह का शैडो है जो हम लोग सब पर पड़ रहा है, हम माने ना माने हम सब पर पड़ रहा है। ये हॉलोकॉस्ट से कि ऐसे ही जेनोसाइड की तरह की चीज़ है ये, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि हॉलोकॉस्ट को तो नाज़ियों ने छिपा दिया था। सोशल मीडिया नहीं था उस समय, सोशल मीडिया नहीं था उस वक्त। अब तो सोशल मीडिया है, सब चीज़ें हम देख भी रहे हैं। ताबिश भाई हैं तो इंडियन ही लेकिन रहते हैं डेनमार्क में। कितना असर वाकई वहाँ के समाज पर इसका है या ये सिर्फ थोड़े से लोग हैं जो दिख जाते हैं? काफ़ी लोग हैं जिनको ये पसंद नहीं है जिस तरह की से हो रहा है, लेकिन इतना असर नहीं है कि वो बाहर आकर प्रोटेस्ट करें। और जो सिस्टम है वो उस तरह के लोगों को इनकरेज कम करता है। जैसे स्पेन में प्रोटेस्ट ज़्यादा होता है क्योंकि गवर्नमेंट सहमत है जी जी उस तरह के प्रोटेस्ट। डेनमार्क में प्रोटेस्ट कम होता है उनकी गवर्नमेंट सहमत नहीं है। जर्मनी में और भी कम होता है, बल्कि वो पिटा भी जाते हैं क्योंकि जर्मनी की गवर्नमेंट खिलाफ है इस तरह के प्रोटेस्ट से। तो ये फैक्टर्स बेसिकली वहाँ कंट्रीब्यूट। लेकिन आवाम के भीतर जो है इसको लेके एक मैसेज तो खास यंग लोग के बीच में सहानुभूति से तो आप इस नावल में तो आपने सहानुभूति और दया का बिल्कुल उड़ा कर रख दिया है। आपने एक जगह ये लिखा है कि इट्स बेटर टू किल अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान को मार देना बेहतर है देन टू पिटी हिम, किसी के ऊपर दया करने से बेहतर है उसको मार दो। सहानुभूति और दया जरूरी चीज़ है, इंसानियत की अंश है, लेकिन पॉलिटिकल ऑप्शन नहीं है। हम किसी पर दया कर रहे हैं तो हम उससे ऊपर हैं तभी दया कर रहे हैं। हमास को लेकर आपने बार बार इसमें कमेंट किया है, हमास बार बार आया है और आप सिंपैथेटिक नहीं है हमास के लिए। आपने हमास को क्वेश्चन भी नहीं किया है उस तरह से लंबा पॉलिटिकल, लेकिन जिस तरह से लिखा है एक नॉवेलिस्ट जिस तरह से काम करता है क्वेश्चन किया है। तो ये कैसे होता है कि जो लिबरल फोर्सेस होती हैं या रेडिकल फोर्सेस होती हैं इस तरह की, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, फ़लस्तीन हो, हर जगह से गायब हो जाती है। इसकी जो मेन वजह है वो हम कहेंगे कि वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका है। उन्होंने वैसे सत्ता क्रिएट की है, उनको सपोर्ट किया, CIA के थ्रू कूच किया, CIA के थ्रू लोगों को मरवाया। उसके बाद ये इस्लामिस्ट आ गए तो बोल रहे हैं कि ये इस्लामिस्ट आ गए हैं। तो आपने तो बनाया ये पूरा वेस्ट में इस्लाम की एक इमेज है, वो बहुत सेंचुरी से चल रहा है। तो आप उनको अगर इस्लामिस्ट बनाकर दिखा देते हैं तो इट्स वेरी इजी टू condemn them. It's also very easy for Islamists to end up doing things which are not defendable. ठीक है, आप प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन अगर आप वेस्ट को अटैक कीजिएगा इसलिए कि वो क्रिश्चियन है तो मेरा आदमी तो आपको सपोर्ट एकदम नहीं कर सकता, और कोई नहीं करेगा, कोई समझदार आदमी नहीं करेगा, कोई समझदार मुसलमान भी नहीं करेगा। लेकिन इस तरह का अटैक होता है तो उससे वेस्ट में फिर रिएक्शन होगा, तो उससे वो जो आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स हैं वहाँ, राइटिस्ट ग्रुप्स हैं, उनको फ़ायदा होता है। वो आपने पॉइंट आउट किया है कि उस पॉइंट तक उनको ले जाओ कि वो रिएक्ट करें और उसके बाद और सप्रेस करें। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका TCH पर। संडे पॉडकास्ट आप जानते हैं, लगातार हर संडे को हम किसी खास शख्सियत को यहाँ पर बुलाते हैं, बात करते हैं, और इसी सिलसिले में आज हैं हमारे साथ प्रोफेसर ताबिश खैर। ताबिश भाई बहुत शुक्रिया। ताबिश भाई खास 2 वजहों से हैं। पहली बात तो ये कि आज उनकी किताब है हमारे पास, ड्रोन ऑल द रिफ्यूजी, जिसके नाम से आप घबराइएगा मत, हम बात करेंगे इस पर भी। और दूसरी बात ये कि हमारे पहले गेस्ट हैं जो 7 समंदर पार से आए हैं। ताबिश भाई हैं तो इंडियन ही लेकिन रहते हैं डेनमार्क में और वहाँ पर आहुस यूनिवर्सिटी में आप अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। लेकिन जो ख़ास पहचान है वो एक पोएट की है, एक नॉवेलिस्ट की है। लगातार उनके 2 मेरे ख्याल से कविता के संग्रह आए हुए हैं और नॉवेल्स तो लगातार आए हैं। कई नॉवेल्स की हम बात करेंगे आज, लेकिन आज जो मेरे हाथ में नॉवेल है ड्रोन ऑल द रिफ्यूजी, जिसका नाम सुनकर कोई भी घबरा सकता है। देखिए, 2 चीज़ें मैं आपको बताऊं बात शुरू करने से पहले। पहली बात तो ये कि रिफ्यूजी अपने आप में एक ऐसा टर्म है जिससे जो खुद को जोड़ना चाहे जुड़ जाएगा, अगर जोड़ना चाहेंगे तो। बहुत कम ऐसे तकदीर वाले लोग होते हैं जो अपने बाप दादा के बनाए घर में ज़िंदगी भर रह जाते हैं, और कई बार तो उस घर में भी वो रिफ्यूजी की तरह रहते हैं। हम करेंगे बात इस पर। और दूसरी बात ये कि ताबिश भाई जहाँ रहते हैं डेनमार्क में बेहद खूबसूरत देश है और मुझे आहुस जाने का मौका मिला है। बड़ा खूबसूरत सा शहर है, लेकिन उसमें एक अपना एक एकाकीपन है, एक अपना एकांत है। हिंदुस्तानी ज़ाहिर तौर पर गिनती के होंगे, और सबके बावजूद यूरोप कितना भी वेलकमिंग बाहर से लगता हो, ये तो आपसे मेरी कई बार बात भी हुई है। डेनमार्क के बारे में आपने एक बड़ा अच्छा रिमार्क किया था, वो भी हम लोग सुनेंगे।
कहीं ना कहीं बाहरी होने का एक जो मामला होता है वो तो रह जाता है। खास के हम ऐसे लोगों को, आप जैसे लोगों, क्यों खास आप क्यों जोड़ रहे हैं उसको? क्योंकि वो शक्ल से कुछ बाहरी लगते हैं हम। हाँ बिल्कुल, वो तो अलग लगते ही लगते हैं। यहाँ एक जगह आपने कहा है कि मैं क्या अरेबिक लगता हूँ, वो जो अमेरिका वाला पूरा सीन है उसमें। अफ्रीकन लगे, अरेबिक लगे, साउथ अमेरिकन लगे, लेकिन यूरोपियन कत्तई नहीं लगेंगे। दूसरी इस नॉवेल की जो खासियत है, जो पढ़ते हुए मुझे लगातार चौंकाती रही और 2 बार मुझे पढ़ना पड़ा, कि गजा इस पूरे नॉवेल में लगातार है। दिस इज नॉट अ नॉवेल अबाउट गजा। ये गजा फ़लस्तीन के बारे में, हालांकि इसमें एक ऐसा है पात्र जो फ़लस्तीन का है, लेकिन वो भी कभी फ़लस्तीन में रहा नहीं, वो अफगानिस्तान में रहा, उसके बाद वो लंबा दौर उसका इंडिया में ही गुजरा है। लेकिन गजा इस पूरे नॉवेल में रहा, और जो पीरियड इसके लिखने का है बहुत साफ समझ में आ रहा है कि वो 7 अक्टूबर के लेके और उसके बाद का ही पीरियड रहा है। गजा जिस तरह से आया है और गजा जिस तरह से वेस्टर्न मीडिया में, क्योंकि ईरान वार पे भी हमारी आपकी बात होती रही, वेस्टर्न मीडिया जिस तरह से कवर कर रहा था, शुरू में वहाँ से करना चाहूँगा, फिर किताब पे आऊँगा कि क्या वजह थी कि गजा इसमें ऐसे प्रेजेंट रहा है फ्रॉम वेरी फर्स्ट सेकेंड पेज टू द लास्ट पेज। बिल्कुल अशोक भाई, पहले तो एक चीज़ सिर्फ ऐड करेंगे कि इसका जो नैरेटर है वो तो हम नहीं है, हाँ, वो कोई और है। हाँ, और वो मेरे से काफ़ी फर्क भी है। राइटर है लेकिन वो किसी और ज़बान में लिखता है, इंडियन है मेरे ऐसा। तो इंडियन है और काफ़ी हद तक साउथ इंडियन लगता है वो जो आपने पूरा सारा सेटअप बनाया है। कई बार के को मैंने कन्नूर पढ़ा है। नहीं, वो साउथ इंडियन बैकग्राउंड से उसकी फैमिली आई है, पौंडीचेरी, लेकिन वो कहीं नॉर्थ ईस्ट में है। अच्छा, हाँ, क्योंकि बंगाल भी आता है। हाँ, बंगाल भी आता है, वो क्लियर नहीं। और आपका अपना बिहार भी आता है। बिहार तो हरदम आता है जी बिल्कुल। तो लेकिन ये गाजा को लेकर जो है, ये तो एक फिर इस तरह से भी देखिए, उपन्यास ये शैडो और सब्सटेंस की है ना। तो गाजा एक तरह का शैडो है जो हम लोग सब पर पड़ रहा है, हम माने ना माने हम सब पर पड़ रहा है। कुछ लोग वो छाया से भाग रहे हैं, कुछ लोग दूसरी तरफ देख रहे हैं, लेकिन ये छाया तो बहुत बड़ी छाया है। जैसे कि हॉलोकॉस्ट जो ज्यूज़ के साथ किया गया, नाज़िरों ने किया, बहुत बड़ी छाया थी और उसका असर अभी तक है। तो गाजा का असर भी काफ़ी हद तक चलेगा, और ये हॉलोकॉस्ट से कि ऐसे ही जेनोसाइड के तरह की चीज़ है ये, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि हॉलोकॉस्ट को तो नाज़ियों ने छिपा दिया था। वो जब हारे तब पता चला कि कितनी कहर ढाली थी उन्होंने यहूदियों पर। सोशल मीडिया नहीं था उस समय, सोशल मीडिया नहीं था उस वक्त। अब तो सोशल मीडिया है, सब चीज़ हम देख भी रहे हैं। तो ये तो अजीब तरह की छाया है कि हम देख रहे हैं और हम पर असर नहीं आ रहा है। हाँ, इस नावल का जो प्रोटोगनिस्ट है, एक पूरा दौर है जिसमें वो रोज़ सोशल मीडिया पे बैठ के देखता है, और एक बड़ा ख़तरनाक सा इसमें सीन है। सीन क्या है, मतलब डायलॉग जैसा है, जिसमें वो कहता है कितने मरे, 76 मरे, 150 मरे, कितने 132 मरे, और फिर वो कहता है कि पता नहीं ये नंबर रियल है या इसको जो है आपने क्या यूज़ किया है वर्ड उसके लिए, कि एलॉगरिदम से निकाला हुआ। बिल्कुल जी। तो ये तो हम एज अ राइटर हम उससे अलग नहीं देख सकते हैं, उसको देखना ही पड़ेगा। लेकिन ये जैसे आपने कहा, ये गाजा की कहानी नहीं है, लेकिन गाजा की छाया इसके ऊपर पड़ रही है। मेन रीज़न यही है। और ऐसे तो हम ऐसे जर्नलिस्ट भी गाजा पर लिखे हैं थोड़ा बहुत, तो वो बिल्कुल। हाँ, यूरोप में रहते हुए, जैसे डेनमार्क में मैं था, आपके यहाँ से हाउस से लौट रहा था मैं, तो रेलवे स्टेशन पर जब मैं इंटर कर रहा हूँ आने के लिए, बिल्कुल फाइनली मुझे लौटना था, कोपेनहेगन आकर वहाँ से फ़्लाइट लेनी थी। तो एक ग्रुप आता है अचानक से, वो ग्रुप रेलवे स्टेशन पे गोल बैठा हुआ है, और गजा ही चल रहा था, अभी ईरान शुरू भी नहीं हुआ था, और वो नारे वगैरह लगाना शुरू करता है, गाने गाना शुरू करता है। तो मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं उसमें चुपचाप स्नीक इन करके बैठ गया, और उनके साथ थोड़ी देर तक मैं कह सकता हूँ थोड़ी गिल्ट के साथ कि एंजॉय किया इस बात को कि कम से कम डेनमार्क में बैठ के मैं ये कर पा रहा हूँ, शायद इंडिया में तो गिरफ्तार हो जाता। लेकिन उसमें सारे गोरे लोग थे। मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि सारे गोरे लोग थे। कितना असर वाकई वहाँ के समाज पर इसका है, या ये सिर्फ थोड़े से लोग हैं जो दिख जाते हैं? नहीं, असर काफ़ी है। काफ़ी लोग हैं जिनको ये पसंद नहीं है जिस तरह की से हो रहा है, लेकिन इतना असर नहीं है कि वो बाहर आकर प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट करने वाले कुछ ही लोग हैं, तो हमेशा कुछ होते हैं। बिल्कुल। और जो सिस्टम है वो उस तरह के लोगों को इनकरेज कम करता है। अब जैसे स्पेन में प्रोटेस्ट ज़्यादा होता है क्योंकि गवर्नमेंट सहमत है, जी उस तरह का प्रोटेस्ट है। डेनमार्क में प्रोटेस्ट कम होता है, उनकी गवर्नमेंट सहमत नहीं है। जर्मनी में और भी कम होता है, बल्कि वो पिटा भी जाते हैं क्योंकि जर्मनी की गवर्नमेंट खिलाफ है इस तरह के प्रोटेस्ट से। तो ये फैक्टर्स बेसिकली वहाँ
कंट्रीब्यूट लेकिन करता आवाम है, के भीतर जो है इसको लेके एक मैसेज तो खास गया कर यंग लोग के बीच में है। काफी Young लोगों के अवेयरनेस बीच है। में गया जी message। अच्छा, लौटते हैं नॉवेल पे। इसके ठीक पहले जो मैंने आपका नॉवेल पढ़ा था, जिहादी जन करके, हमारे इंडिया में छपा था, यूरोप में वो जो कॉपी आपने मुझे दिखाई थी जस्ट जिहादी जन छपा था। ये अब ये जस्ट क्यों हटाना पड़ा मैं नहीं जानता, आप वो भी बताइएगा। वो एक एकदम अलग तरह का नॉवेल था, एक बहुत तेज चलती हुई स्टोरी जिसमें आप अगर 4 पन्ने छोड़ते हैं तो कुछ छूट जाएगा आपसे। और रेडिकलाइजेशन को आपने एक बिल्कुल अलग तरीके से डील किया था कि जो सुपर लिबरल सोसाइटीज़ खुद को क्लेम करती हैं, लंदन उसमें है कि लंदन जैसी सोसाइटी जो खुद को सुपर लिबरल क्लेम करती है, जिसका लगता है कि सबके लिए बाहें फैली हुई हैं, और लंदन में ये होता भी है। संयोग से मैं गया हूँ तो देखा है कि ब्लैक्स भी आ रहे हैं, अरबिक लोग भी आ रहे हैं, इंडियंस भी आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा बाहर से नहीं दिखता है, अंदर से जो है वो थोड़ा बहुत तो मुझे भी पता है क्योंकि मेरी बेटी वहाँ 1.5 साल रही है। तो वहाँ का जो लिबरल पूरा समाज है वो जिस तरह से उन 2 बच्चियों को, और उनमें से भी जो एक ज़्यादा लिबरल है उसको ज़्यादा कट्टर में तब्दील करता है, और उसके बाद ISIS का आपने सारा डिटेल टर्की में जाकर दिखाया है। तो एक तरह से मुस्लिम रेडिकलिज्म जो है उसको आपने वो किया है। लेकिन ये जो उपन्यास आया है इसमें 2 चीज़ें जब जितना मैंने पढ़ा है आपको उससे बिल्कुल अलग है। एक तो अभी तक आपकी सारी स्टोरी रियल स्टोरी है, इवन ट्रम्प वाला भी जो था या जो दूसरा उपन्यास भी है उसमें भी। ये पहला उपन्यास है जिसमें मैजिक रियलिज्म जैसी कोई चीज़ आई है, मतलब वूडू और जिसको ये सब कहते हैं, और जिसका डिनाइल भी है, एक्सेप्टेंस भी नहीं है। जो मेन प्रीस्ट है वो कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, वो घोष तक होने को नहीं मानती है। तो इस वाली टेक्निक का इस्तेमाल करने की, मतलब ये तो बेकार का सवाल है कि क्या जरूरत पड़ी, नहीं। लेकिन ये मैं एज अ राइटर मैं जानता हूँ, लेकिन अचानक आपने ये रास्ता या बदला या फिर क्या वजह थी? नहीं, कुछ हद तक जैसे हम मैजिक रियलिज्म यूज़ नहीं करते हैं, हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो थोड़ा ट्रेडिशनल है, उसके कॉलोनियल बैकग्राउंड थोड़ा नेगेटिव है, गॉथिक और नहीं यूज़ करते हैं कि गॉथिक में जो सुपर नेचुरल या फैंटास्टिक है और जो रियल है उसमें एक कन्फ्लिक्ट दिखता है। और वो कन्फ्लिक्ट कॉलोनियल दौर में वो नेगेटिव तरह से करते थे, वो हमको करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो कन्फ्लिक्ट है। मैजिक रियलिज्म में वो कन्फ्लिक्ट बहुत बार ख़त्म हो जाता है कि चलिए फैंटास्टिक और रियल दोनों एक साथ, हम सब एक साथ रह सकते हैं। जैसे कि मल्टीकल्चरलिज्म का एक एस्पेक्ट आ जाता है, क्योंकि मल्टीकल्चरलिज्म बहुत अच्छी चीज़ है और हम भी उसके फेवर में है, लेकिन कन्फ्लिक्ट भी आता है। उसको आप सिर्फ नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि चलिए चाइनीज़ खाना भी खाएंगे, इंडियन खाना भी खाएंगे, इंडोनेशियन खाना भी खाएंगे। वो तो कंज्यूमरिस्ट मल्टीकल्चर, वो तो उसी का प्रॉब्लम भी हो रहा है। वो तो हमने जो कपड़े पहने उनके ब्रांड अगर डिसाइड करने लगे तो हम ही मल्टीकल्चर दिखाई देंगे, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए मेरे लिए वो कन्फ्लिक्ट कॉन्ट्रास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए अब वो गॉथिक एलिमेंट्स मेरे लास्ट 3-4 नॉवेल्स में हल्का सा रहा है, लेकिन कम रहा है। इसमें एकदम उभर कर सामने में, बेसिकली इसको गॉथिक की नॉवेल करके प्रमोट ही कर रहे हैं लोग। हाँ, मैंने कई क्वेश्चंस पढ़े इसलिए वो लफ्ज मैंने कहा आप इस्तेमाल करें। कई आपके इंटरव्यूज देखे इधर जिसमें ये पूछा गया है आपसे कि व्हाई यू यूज दिस फॉर्मेट। जी हाँ, तो ये है कि ये कहानी जो है, इस कहानी उन चीज़ों के बारे में है जो छुप जाती हैं, छिपा दी जाती हैं, जो गाड़ दी जाती हैं। जैसे कि रिफ्यूजीज मरते हैं तो वो गाड़ दिए जाते हैं, और गॉथिक में क्या होता है कि जो गाड़ी हुई चीज़ है, जो छुपाई हुई चीज़ है, वो उभर के आ जाती है। कोई डेड बॉडी उभर के आ गई, वैम्पायर ही ड्रैकुला उभर के आ गए। तो पास्ट में कुछ हुआ है जो हम छिपा दिए हैं, और वो उभर के हमारे प्रेजेंट में आ गई। तो फिर हम उससे कैसे टैकल करते हैं? तो आई थॉट कि ये जो सिस्टम है इसको हम थोड़ा दूसरे तरह से, तो वैल्यूज़ बदल कर अगर यूज़ करें कि तो ये रिफ्यूजी को जिस तरह से हम लोग रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स को, रिफ्यूजी रियलिटी को, प्रॉब्लम तो नंबर्स में हम लोग डील कर लेते हैं, लेकिन उनकी इंसानियत को हम लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं, तो उसको हम लोग अच्छे से डील कर पाएंगे। तो वो बेसिकली गॉथिक इसमें इसी से वो यूज़ हुआ कि जैसे एक शैडो रिटर्न किया, वो शैडो का इफेक्ट किया, वो शैडो क्यों बना, वो शैडो किस तरह से हमको इफेक्ट करता है। तो आई थॉट कि रियलिज्म में ये नहीं हो पाएगा। रियलिज्म में एक कहानी हो जाएगी और फिर वो सिर्फ सहानुभूति की कहानी हो जाएगी, जो कि बहुत आसान है। सहानुभूति से तो आप इस नॉवेल में तो आपने सहानुभूति और दया का बिल्कुल उड़ा कर रख दिया है। आपने एक जगह ये लिखा है कि इट्स बेटर टू किल अ ह्यूमन बीइंग देन टू पिटी हिम। जी, अब सहानुभूति दया ज़रूरी चीज़ है, लेकिन एक ह्यूमन चीज़ है। हर आदमी में अगर नहीं है सहानुभूति दया तो बहुत अफसोस की बात है। लेकिन ये लाइन मैं वाकई नहीं समझा, ये बहुत खतरनाक लाइन है। इसको पढ़ने के बाद मैंने किताब, मतलब यहाँ ये लाइन आई थी, अभी तो मैं बैकड्रॉप से उठा रहा हूँ, लेकिन जब ये लाइन आई थी तो मैंने एक बार रख दिया था कि ये क्या लिख दिया था विश भाई ने कि
इट्स बेटर टू किल अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान को मार देना बेहतर है देन टू पिटी हिम, किसी के ऊपर दया करने से बेहतर है उसको मार दो। जी, इसका मतलब वो तो खैर हम नहीं कह रहे हैं, नैरेटर कह रहा है, मेरा वो पोजीशन एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन मेरा ये पोजीशन है कि सहानुभूति और दया जरूरी चीज़ है, इंसानियत की अंश है, लेकिन पॉलिटिकल ऑप्शन नहीं है। सहानुभूति दया करने से कोई पॉलिटिकल ऑप्शन नहीं आता है, इसलिए नहीं आता है कि पॉलिटिक्स तो डिफरेंस पर बेस्ड है। हाँ। और सहानुभूति दया एक सुपीरियर पोजीशन से की जाती है। हम किसी पर दया कर रहे हैं तो हम उससे ऊपर हैं, तभी दया कर रहे हैं। सहानुभूति की जाती है खास के एम्पैथी, जो इंग्लिश में कहते हैं, दैट्स अ बेटर वर्ड। तो एम्पैथी आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पर की जाती है, हम आपसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो आइडेंटिफिकेशन से तो टोटलिटेरियनिज्म के तरफ भी हम चले जाते हैं कि हम आइडेंटिफाई इतना कर रहे हैं कि हम सब टोटल सहमत है। लेकिन पॉलिटिक्स डिफरेंस के बेसिस पर होती है। हम मेरे और आप में डिफरेंस है, वो डिफरेंस कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन हम लोग मिलजुल कर कुछ एक ऐसी चीज बनाएं कि उसमें आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। पॉलिटिक्स तो वैसे होती है। तो इसलिए ये नॉवल पे थोड़ा स्ट्रेस है कि सहानुभूति दया के आड़ में आप मत छिपिए, कुछ और भी करने की जरूरत है। इसका आपने जो अभी गॉथिक की बात की, पुरानी चीजें उभर जाती हैं, मुझे एक दूसरे मैक्रो लेवल पर भी दिखाई दी। जैसे एक जगह ये आता है कि आप गजा की बात उस समय नहीं कर रहे हैं शुरू में, लेकिन गजा को जस्टिफाई कैसे किया जा रहा है ये आप बता रहे हैं, और उसमें आप सारे कॉलोनियल जो सिंस हैं उनको आपने बेपर्द किया है। यूएस को किया कि कितने मिलियन लोगों को मार दिया, ऑस्ट्रेलिया में किया, बेल्जियम के किंग को किया। तो ये भी था आपके दिमाग में से स्टाइल में कि मतलब केवल यही गड़े मुर्दे नहीं है, वो भी गड़े मुर्दे नहीं, गड़े मुर्दे तो बहुत हैं। और ये तो बहुत सी चीज़ जो हमारे प्रेजेंट में, हमारे दुनिया में अभी हो रही है, उनकी बुनियाद तो कॉलोनियलिज्म ही में है। जैसे कंट्रीज़ को बांटा गया है, जैसे लोगों को मारा गया है, जैसे कहानी बनाई गई है कि ये आपने व्हाइट मैन बर्डन का भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है भी है जी। और वो भी कहानी का एक अंश है कि ये लोग मर गए, लेकिन ये सिविलाइजेशन के लिए अच्छा है। तो ये सब तो उनका क्या हुआ है, हम लोग उसको दूसरे शेप में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये तो बहुत, और सबसे बुरा होता है कि जिनको कॉलोनाइज किया गया, जिनके साथ ये किया गया, वो भी इसको एक्सेप्ट करने लगते हैं, उनकी ट्रेनिंग और एजुकेशन और बाकी सबसे। बिल्कुल बिल्कुल, और वो तो किसी और को अप्लाई कर देते हैं। अभी यूके से यह खबर आई है कि वो नाम तो मैं भूल गया, वो लेडी हैं जो इंडियन ओरिजिन की हैं, उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन को अपनी एक्स कॉलोनीज से पैसे वसूलने चाहिए जो उन्होंने उनके लिए किया है। हाँ, उनका नाम हम भी अभी भूल रहे हैं। तो हाँ, वो सही कहा है या मजाक में कहा है, हम श्योर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इतनी भद्दी बात है कि वो भी बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे। शी इज अ राइट विंगर, वो कुछ भी कह सकते हैं। वो कुछ भी कह सकते हैं, राइट विंगर्स आजकल कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन उसका एक हल्का सा वर्जन तो वेस्ट में काफ़ी लोग बिलीव करते हैं कि हम लोगों ने आपको ट्रेन दी, हम लोगों ने आपको ये दिया, हम लोगों ने आपको वो दिया। तो जैसे कि वो दिया, आप तो धंधा कर रहे थे और जितना लिया उससे कम दिया, जो दिया वो धंधा करने के लिए दिया आपने। तो ये तो बहुत सब लोग नहीं मानते हैं वहाँ भी। तो ये तो उसी का एक वर्जन है कि हमने दिया तो आप पैसा हमको लौटाइए। इस नॉवल में एक कैरेक्टर मारिया का जो कैरेक्टर है और पेड्रो का जो कैरेक्टर है, जो पाठकों से मैं चाहूँगा कि ये नॉवल ख़रीद के पढ़ें। आराम से अमेज़न पे अवेलेबल है, हार्पर कॉलिंस ने इनको छापा है, तो मोस्ट प्रोबेबली उनकी भी वेबसाइट पे होगा, लेकिन अमेज़न से पर तो बिल्कुल इजीली अवेलेबल है। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन थोड़ा तो नॉवल को खोलना ही पड़ेगा, बात करनी होगी। मारिया और पेड्रो का जो कैरेक्टर है, उसका हस्बैंड कहीं चला गया है जिसके बारे में वो बात करना पसंद नहीं करती, या फिर बहुत ह्यूमिलिएटिंग वे में उस पर कमेंट करती है। एक ही जगह मेरे ख्याल से ये आया है। पेड्रो उसका बेटा है जो फुटबॉल का प्लेयर है, जो काफ़ी कुछ उम्मीद करता है। आपने स्मोकर्स पे भी थोड़ी सी लट चला दी है उसमें कि स्मोकिंग की वजह से उसकी जो नहीं, आपके बारे में नहीं सोच रहे थे। तो उसके बाद उसका जाना, वो यूएस या कहाँ के लिए भागता है वो भी आपने क्लियर नहीं किया, वो कोई भी प्लेस हो सकती है। और मारिया का उसका चुपचाप वेट करना, और उसके बाद जो आपका गॉथिक है उसकी तरफ उसका मुड़ना, ये जाना। अब पेड्रो जैसे कैरेक्टर मेरे ख्याल से हर जगह मिल जाएंगे। कोई शहर ऐसा इंडिया का नहीं है जहां अमेरिका जाने का ख्वाब नहीं हो। यहाँ तक कि इसका जो प्रोटोगनिस्ट है उसका भी ख्वाब है, लेकिन वो अमेरिका जाकर लौट आता है। तो ये क्या आपने दो क्लास के बीच का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया है कि एक क्लास है जो जाके लौट सकता है और फिर भी ठीक ठाक जिंदगी जी सकता है, और दूसरा क्लास है जो इलीगली जाता है, जो पहुंच भी जाता है। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि पेड्रो पहुंच के गिरफ्तार नहीं हुआ, फिर भी उसकी एक छाया यहाँ पे रह जाती। जी नहीं, बिल्कुल ये ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि जैसे आपने शुरू में कहा, कुछ हद तक तो रिफ्यूजी हम लोग सब
अपने को कह सकते हैं, लेकिन फर्क बट है। ये रोमांटिसिज्म है। हाँ, रोमांटिसिज्म है। अब तो यू आर लिविंग इन अ गुड फ्लैट, जी, यू आर जी, टीचिंग इन अ गुड जी, यूनिवर्सिटी, बिल्कुल, कार से चल रहे हैं, तो वो बिल्कुल। तो अब सबके जैसे बावजूद। हम डेनमार्क गए, जो भी हमको एक्सपीरियंस हुआ वो बहुत फ़र्क है। कोई हाँ। इलीगल आदमी जाता तो उसकी दुनिया, उसकी ज़िंदगी दूसरी होती है। बिल्कुल। और पेड्रो उस तरह से हैं जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं। तो इलीगल माइग्रेंट्स एक्चुअली वहाँ उस नॉवल में रिफ्यूजी ढंग अगर आप कहिएगा तो बस अब्दुल ही हैं, क्योंकि पेड्रो भी रिफ्यूजी नहीं है। वो वहाँ जाकर हो सकता है रिफ्यूजी बन के रहने की कोशिश करें, लेकिन वो इलीगल माइग्रेंट है। तो हमने ज़्यादा डिस्टिंग्विश उस लेवल पर नहीं किया है कि जो लोग मजबूरी के तौर से मूव करें, वो मजबूरी वॉर हो या फ्लड हो या इकोनॉमिक क्राइसिस हो या जो हो। लेकिन फिर हमारे ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनली मूव करते हैं, उनकी कहानी तो थोड़ी फ़र्क हो जाती है। तो इसमें रिफ्यूजी और इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का भी चक्कर आ जाता है, क्योंकि रिफ्यूजी आप अगर डेटा देखेंगे तो लोग कहते हैं 43 मिलियन रिफ्यूजीज दुनिया में अभी हैं, लेकिन 92 या 93 मिलियन या 94 मिलियन इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं जो रिफ्यूजी भी नहीं है। उनके रिफ्यूजी में गिनती भी नहीं होती है, लेकिन उनके हालात वही है जो रिफ्यूजी की है। तो इसलिए उस लेवल पर, वो डिप्राइवेशन के लेवल पर ज़्यादा इस नावल में डिस्टिंक्शन नहीं है। लेकिन वो डिप्राइवेशन के लेवल से हमारे थोड़ा एफ्लुएंस प्रिविलेज के लेवल के बीच में ज़रूर से डिफ्रेंसिएशन है कि वो एक नहीं समझा जाए, फ़र्क है। अब्दुल पे लौटते हैं, चूंकि आपने खुद अब्दुल का जिक्र किया कि वो इकलौता रेफ्यूजी है। अब्दुल का जो आपने कैरेक्टर बनाया है कि फादर उसके प्रोग्रेसिव फ़लस्तीनी है जो 1962 के बाद अफ़गानिस्तान आ जाते हैं, और यहाँ आपने मतलब इनडायरेक्टली ये भी बता दिया है कि 1962 में अफ़गानिस्तान ऐसा था कि वहाँ कोई लेफ्ट का बंदा आ सकता था। और वहाँ आपने एक मज़ेदार फैक्ट को अंडरलाइन किया है कि पहले कुछ लेफ्ट के लोग मारे गए क्योंकि वो रशिया की मुखालिफत कर रहे थे कि वो बाहर से आता है, और बाद में मारे गए कि वहाँ पे तालिबान आ गए। और उसमें एक ये कि अब्दुल का जो डर है, जो वो रातों को उठता है और किसी और दुनिया में होता है, कि कहीं उसके कोई दोस्त एकुमुलेट तो नहीं कर लिए, एसिमिलेट तो नहीं कर दिए गए तालिबानी मूवमेंट में। अब्दुल के कैरेक्टर पे मैं जानना चाहूँगा कि मतलब कहाँ से मिला आपको वो कैरेक्टर, क्यों मिला? देखिए ना, कैरेक्टर्स नॉवल में होते हैं, आदमी सोच कर चलता है कि चलो ये कैरेक्टर ये काम करेगा, और कभी कभी सोचता है कि बस ये कैरेक्टर तो 4 पन्ने का कैरेक्टर है। फिर वो कैरेक्टर को एक जिंदगी आ जाती है, वो 4 पन्ने से होकर 40 पन्ने का हो जाता है, अपने कदम चलने लगता है। हाँ बिल्कुल। अब्दुल उसी तरह का कैरेक्टर था शुरू में, बस वो एक पेड्रो के पार्टनर के रूप में था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे लिखते गए वो बढ़ता गया, और आखिर में तो एक अच्छा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो जाता है। तो लिखने के प्रोसेस ही में वो डेवलप होता गया, क्योंकि जब हम सोचे कि इस तरह का आदमी अफगानिस्तान कैसे जाएगा, इसकी बैकग्राउंड कैसे होगी, वो तो क्लियर थी। हम समझ रहे थे कि लेफ्टिस्ट पैलेस्टीनियन 60s में पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन में लेफ्टिस्ट ही बेसिक रूल थी, ये हमास वगैरह तो सब बात का है। तो उसके बाद और फिर वहाँ से फिर अफ़गानिस्तान में क्या होगा, इस तरह के लोग को क्या हुआ, क्योंकि अफ़गानिस्तान में 1960s 70s में रशियन इन्वेजन तक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेफ्टिस्ट मूवमेंट थी। रशियन इन्वेजन में वो बट गई, कुछ लोग सपोर्ट किए, कुछ लोग अलग भी गए, और फिर अमेरिकन के बाद तालिबान आए तो उसमें भी वही हुआ होगा। तो उसमें कुछ तो मारे गए ज़रूर से, कुछ हो सकता है बदल गए हों, आदमी तो सर्वाइव करने के लिए कुछ भी करता है। कर गए हों, जी। तो वो सब जो डर है कि तो हमारे यहाँ भी हुआ, बिल्कुल। तो वो जो डर है कि हम जो चीज़ के लिए खड़े थे, जो मेरे दोस्त थे, हम वो शायद बदल गए हों, तो वो भी एक तरह का शैडो ही है। ये नॉवेल से शैडोज़ के बारे में, वो शैडो सिर्फ पास्ट का शैडो नहीं है, अपना भी शैडो है। मेरा शैडो कहाँ पड़ रहा है, उनका शैडो कहाँ पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग कभी कभी ऐसे जीते हैं जैसे कि हमारे बॉडीज़, हमारे शरीर शैडो छाया नहीं कास्ट करते हैं, लेकिन हर शरीर से एक छाया जुड़ी हुई है, हर छाया से कोई शरीर जुड़ा हुआ है। और ये नॉवल एक तरह से कहता है कि ये दोनों का अलग हो जाना जी बड़ा मुश्किल दुविधा की चीज़ है। जी, दोनों को ख़त्म कर देता, सब्सटेंस को भी ख़त्म कर देता, छाया को भी ख़त्म कर देता है। मैं फिर वही फ़लस्तीन पे आपको फिर मतलब एक बार ले जा रहा हूँ मैं खींच के, क्योंकि इतना ज़्यादा है इसमें कि हाँ, उस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे ये भी तो हो सकता था कि ये नावल फ़लस्तीन पर ही होता, गज़ा पर ही होता। आपने जिहादी जैन लिखा है, उसका आधा पार्ट लंदन में है और आधा पार्ट जो है वो टर्की में है,
और टर्की और लंदन दोनों आप एज ए टूरिस्ट या घूमने ही गए होंगे, कहीं आप बहुत लंबा नहीं रहे हैं, मतलब रेजिडेंट रहे हैं आप? नहीं, इंग्लैंड तो गए हैं काफ़ी बार पढ़ाने उड़ाने भी। जी जी बिल्कुल वही लेकिन टर्की तो कभी नहीं गए हैं, और कुछ इराक सीरिया में आप वहाँ टर्की भी कभी नहीं गए हैं, और वो नॉवेल पूरा जो है वो टर्की के रूरल इलाकों पर है, जी। और क्या क्या कैसे कैसे कमाल के कैरेक्टर उसमें आपने खड़े किए हैं। मतलब अगर एक सिटिंग में पढ़ना हो तो इसको तो नहीं पढ़ा जा सकता, एक सिटिंग में जिहादी जिन पढ़ा जा सकता है, सही सुबह बात 6 बजे बैठ जाइए, रात के 10 बजे खत्म हो जाएगा। वो थोड़ा थ्रिलर टाइप का लिखा हुआ थ्रिलर है। टाइप का है, लेकिन रेडिकलाइजेशन वाली प्रॉब्लम को वो जी। बहुत ज़्यादा डील करता है। और वहीं से मैं आ रहा था कि गजा के साथ भी ये हुआ है। जैसे हमास को लेकर आपने बार बार इसमें कमेंट किया है, हमास बार बार आया है, और आप सिंपैथेटिक नहीं है हमास के लिए। आपने हमास को क्वेश्चन भी नहीं किया है उस तरह से लंबा पॉलिटिकल, लेकिन जिस तरह से लिखा है, एक नॉवेलिस्ट जिस तरह से काम करता है, क्वेश्चन किया है। और अभी अब्दुल वाले में भी ये आया कि उस समय लेफ्ट था, पीएलओ में लंबा खासा लेफ्ट था, और उसके बाद पीएलओ भी किनारे हो गया, और लेफ्ट जो है मुझे लगता है धीरे धीरे मिडिल ईस्ट से ही गायब हो गया। ईरान में भी 1979 के पहले लेफ्ट का अच्छा खासा मूवमेंट था, शाह रज़ा पहलवी को हटाने में लेफ्ट का भी अपना रोल था, लेकिन फिर वो गायब। इवन खोमेनी जो आए तो लेफ्ट था, उस वक्त लेफ्ट और इस्लामिस्ट दोनों एक साथ शाह को हटाने के लिए कर रहे थे, और कुछ 1-2 साल तक लेफ्ट रहे, उसके बाद फिर खत्म किए गए। उसके बाद खत्म किए गए। तो ये कैसे होता है? कैसे होता है कि जो लिबरल फोर्सेस होती हैं या रेडिकल फोर्सेस होती हैं इस तरह की, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, फलस्तीन हो, हर जगह से गायब हो जाती हैं। गायब तो खैर हिंदुस्तान से भी हो गए, लेकिन मतलब अभी उस तरह से कटाई अभियान नहीं चला है, पर्ज नहीं चला है उस तरह से। हिंदुस्तान की कहानी थोड़ा फर्क है, लेकिन वो मिडिल ईस्ट और साउथ अमेरिका वगैरह में, खासकर मिडिल ईस्ट में मुस्लिम कंट्रीज जो क्रेसेंट बेल्ट कहते हैं, कहीं कहीं जो पेट्रोल बेल्ट कही जो कही, वहाँ की कहानी तो बहुत ही डिस्टिंक्टिव है। सब जगह एक ही तरह से हुआ, क्योंकि जो लेफ्ट मूवमेंट्स हैं वो, उनको कम्युनिस्ट पहले कहा गया, वो कम्युनिस्ट नहीं थे, बहुत बार वो सोशलिस्ट थे, और वो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलकर वहाँ वैसी सत्ता बनाई जो कि लेफ्ट के खिलाफ थी। तो 1950s 60s कोल्ड वॉर के दौरान में वो सबसे ज़्यादा, इजिप्ट हो कि इराक हो, जो हो, जो अपने को सोशलिस्ट कहते भी हैं, वो बेसिकली वहाँ के लेफ्ट को दबाए, ख़त्म किए, सबको जेल में डाल दिया, है ना, ज़्यादातर। कुछ जो लड़ रहे हैं लड़ते रहे, और उसके बाद जो जगह खाली हुई, वो जगह में वो इस्लामिस्ट ग्रुप को आने दिया, क्योंकि वो समझ रहे थे ये तो कुछ ज़्यादा हंगामा करेंगे नहीं, ये तो कंजर्वेटिव हैं, ये तो इनको हम कंट्रोल कर लेंगे। शाह ने भी किया, शाह ने भी ईरान में वही किया, उनको खोला। तो और वो जो खाली जगह हुई पॉलिटिक्स की, उसको इस्लामिस्ट ग्रुप्स ने भरा। ऑब्वियसली भरेंगे कि आदमी तो पॉलिटिक्स लड़ेगा, कोई जगह खाली नहीं रहती, आपको जगह खाली नहीं रहती है, और उससे पूरा टेक ओवर हुआ। तो ये दो तरह से कटा है, ये सिस्टम पहले काटा, और उसके बाद जो इस्लामिस्ट आए वो फिर टेक ओवर किए, तो वो फिर काटे। तो लेकिन इसकी जो मेन वजह है वो हम कहेंगे कि वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका है। उन्होंने वैसे सत्ता क्रिएट की है, उनको सपोर्ट किया, CIA के थ्रू कूच किया, CIA के थ्रू लोगों को मरवाया। ये तो एकदम खोल कर हुआ, बिल्कुल 50, 60, 70 एकदम। उसके बाद ये इस्लामिस्ट आ गए, तो बोल रहे हैं कि ये इस्लामिस्ट आ गए हैं। तो आपने तो बनाया ये पूरा। और उसका कितना नुकसान हुआ इन मूवमेंट्स को। बिल्कुल मुझे लगता है कि इन मूवमेंट्स की एक जो मतलब एक इमेज थी, आप जो ही उनको एक इस्लामिस्ट मूवमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है उसको क्रश करना और उसको बदनाम करना। बिल्कुल, और क्योंकि वो बहुत इजी नेगेटिव इमेज हो जाता है ना, क्योंकि वेस्ट में इस्लाम की एक इमेज है, वो बहुत सेंचुरी से चल रहा है। तो आप उनको अगर इस्लामिस्ट बनाकर दिखा देते हैं, तो इट्स वेरी इजी टू condemn them. It's also very easy for Islamists to end up doing things which are not defendable. ठीक है, आप प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन अगर आप वेस्ट को अटैक कीजिएगा इसलिए कि वो क्रिश्चियन है, तो मेरा आदमी तो आपको सपोर्ट एकदम नहीं कर सकता। बिल्कुल। और कोई नहीं करेगा, कोई समझदार आदमी नहीं करेगा, कोई समझदार मुसलमान भी नहीं करेगा। लेकिन इस तरह का अटैक होता है तो उससे वेस्ट में फिर रिएक्शन होगा, तो उससे वो जो आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स हैं वहाँ, राइटिस्ट ग्रुप्स हैं, उनको फ़ायदा होता है। वो आपने पॉइंट आउट किया है कि उस पॉइंट तक उनको ले जाओ कि वो रिएक्ट करें, और उसके बाद और सप्रेस करो। बिल्कुल, ये तो जो राइटिस्ट पार्टीज हैं ना, वेस्ट में हो या ईस्ट में हो, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जब लड़ते भी हैं तो सपोर्ट करते हैं। एक लाइन पे मैं अटक गया था, एंड दिस इज नॉट अ लाइन, दिस इज अ पैराग्राफ, ये मैं पढ़ रहा हूँ जी, एंड मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। अच्छा। Evil that sets out to be evil is weak, immaterial. It never worries me, son. What worries me is goodness. The worst evil is done by those who are convinced of their unadulterated goodness, their God-given goodness. बिल्कुल,
ये तो मेरे और भी एक दो उपन्यास में इसका वर्शन मेरे पास है, क्योंकि एक सबसे ज़्यादा जो बदमाशी होती है, सबसे ज़्यादा जो बार्बरिक हैबिट्स, बार्बरिक वर्ड आई डोंट यूज़, लेकिन ये वायलेंस होता है, तो वो तो वही लोग करते हैं जो समझते हैं कि वो खुद बिल्कुल सही है। वो चाहे रिलीजन के बेसिस पर समझें या पॉलिटिक्स के बेसिस पर समझें। हो सकता है अब जैसे अमेरिका में ट्रम्प वगैरह हैं, वो लोग अपने को समझते हैं कि हमारी जो आइडियोलॉजी एकदम सही है, कहीं भी किसी तरह का सोशलिज्म आएगा तो उसको कुचल दो। सोशलिज्म का मतलब कम्युनिज्म भी नहीं है उनका, सोशलिज्म का मतलब बहुत छोटा सा है जो डेनमार्क वगैरह सब में रह चुका है और है भी कुछ हद तक। तो ये तो एक फीलिंग जब आदमी को हो जाती है कि हम बिल्कुल सही हैं, मेरे में कोई गलती है ही नहीं है, तो उस बुनियाद पर जो वायलेंस किया जाता है वो बहुत ही गहरा होता है, क्योंकि उसमें तो कोई हद ही नहीं है। कुछ हद तक इसराइल भी वही कर रहा है कज़न। नेतन्याहू के सपोर्टर्स जो हैं वो अपने को कन्विंस कर दिए हैं कि बस हम सही हैं, ये लोग तो सब गलत हैं, बाकी सब गलत। तो अब जो करो उनके साथ। और वही कुछ हद तक कॉलोनियलिज्म में भी कुछ कॉलोनाइजर्स करते थे कि हम सही हैं, मेरा सिविलाइजेशन है, ये तो हिस्ट्री का प्रोसेस है। तो ये कुछ अफ्रीकन्स, इंडियंस, एशियंस मारे गए हैं, प्रोसेस जो आपने बार बार इस्तेमाल किया है वो वहीं से है। बिल्कुल कुछ हद तक। एक सवाल जो आपसे लगातार शुरू में पूछा गया है, मैंने आपके कई इंटरव्यूज पढ़े जी, कि ये जो इसका शीर्षक आपने लिया है, ड्रोन ऑल द रिफ्यूजीज, ये इतना जजमेंटल और मतलब प्रोवोकेटिव नॉर्मली होता नहीं है। नॉर्मली आपकी किताबों के शीर्षक ऐसे होते नहीं है, वो थोड़े अलग तरह के होते हैं। कोई खास वजह? एक तो ये जोसेफ कॉनरेड की नॉवेला जो है वो हार्ट ऑफ डार्कनेस, तो उसमें एक कैरेक्टर है जो कि मेरे पर्सपेक्टिव से टिपिकल कॉलोनाइजिंग कैरेक्टर है, कर्ट्स, जो अफ्रीका में कोंगो में आइवरी और ये सब जमा कर रहा है, कुछ नेटिव्स लोग को गन्स दे दिया है, वो मार मार के चोरी कर रहे हैं। तो कर्ट्स को वापस लाने के लिए मार्लो साहब जो नैरेटर हैं वो जाते हैं। तो कर्ट्स जाने उससे तो मिले नहीं हैं, जो लोग मिले हैं कर्ट्स से सब बहुत तारीफ कर रहे हैं, अरे साइंटिस्ट होता तो वर्ल्ड का लीडिंग साइंटिस्ट होता, राइटर होता तो वर्ल्ड का लीडिंग राइटर होता। लेकिन जो जब मिलते हैं कर्ट्स से तो कर्ट्स वो तो नहीं समझते हैं, लेकिन हमारे पर्सपेक्टिव से ऑलमोस्ट सेमी पागल सा आदमी है। वो एक बहुत अच्छी सी बुक लिखना शुरू किया है, शुरू में बहुत अफ्रीका का डेटा वगैरह, आखिर में वो बकवास में कन्वर्ट होके इसी एक सेंटेंस पे ख़त्म हो जाती है, उसका कुछ लिखना बंद कर देता है, एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स, सब जंगलियों को मार दो। तो ये जो ड्राउन ऑल द रिफ्यूजीज है उसी का वर्शन है। तो वो जहाँ आता है, अब क्योंकि ये दो राइटर्स के बीच में बात हो रही है तो दोनों जान रहे हैं कहाँ पे आ रहा है, तो वो इमीडिएटली आपको कॉलोनियल पास्ट में कनेक्ट कर देता है, क्योंकि हम वहाँ से शुरू ही कर रहे हैं कि जो कहानी हो रही है इसकी कहानी की बुनियाद कहीं और जाती है। दूसरा कि ड्राउन ऑल द रिफ्यूजीज एक तरह का कहिए कन्फ्रंटेशन है, एंड आई वांट द रीडर टू नो कि ये नॉवेल आपको फोर्स करेगी सर्टेन थिंग्स फेस करने के लिए। आप इससे उलझिए, ये सिर्फ हम कहानी मज़ा के लिए नहीं कह रहे हैं, हम आपको इस कहानी से उलझने के लिए कह रहे हैं। ये मेरा इन्विटेशन है कि आप उलझिए। तो इस तरह का टाइटल वो भी शो करता है, ड्राउन ऑल द रिफ्यूजीज। दो राइटर्स की आपने बात की और इसमें इसका जो प्रोटोगनिस्ट है वो भी राइटर है जी, लेकिन वो अंग्रेजी में नहीं लिखता। वो यूएसए में रह चुका है, यूएसए से उसने अपनी सेकंड पीजी की है, पीएचडी नहीं की है, लौट आया है, यहाँ पे कॉलेज में पढ़ाता है और इंटरनेशनल रेजिडेंट्स को गाइड भी कर रहा है, तो नेचुरली वो भी अंग्रेजी में ही गाइड कर रहा है, लेकिन लिखता अंग्रेजी में नहीं है, जबकि ताबिशकार अंग्रेजी में लिखते हैं। नेचुरली प्रोटोगनिस्ट ताबिशकार नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो इसकी क्या वजह थी कि वो ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखता है, जो हिंदी भी नहीं है? नहीं, हिंदी भी नहीं, बांग्ला भी नहीं है, हिंदी भी बांग्ला भी नहीं है, कोई वो कहता है छोटी लैंग्वेज है, लेकिन वैसी छोटी लैंग्वेज जो 20 मिलियन लोग भी बोल रहे हो शायद कि इंडिया में वैसी ही छोटी लैंग्वेज बहुत है। मेरे डेनमार्क में तो 6 मिलियन लोग डेनिश बोलते हैं, लेकिन उसको कोई छोटी लैंग्वेज नहीं बोलता है। तो एक तो वजह, बहुत सी वजह है। एक तो कि वो डिफरेंट कैरेक्टर होना चाहिए, मेरा ऐसा आदमी वहाँ पे वो कहानी कह नहीं सकता है, बिल्कुल, है ना। तो दूसरी है वो वाला कंफ्यूजन तो आता ही नहीं है, बिल्कुल वो नहीं आता, बिल्कुल। और यू आर क्वाइट सक्सेसफुल। दूसरी वजह है कि हम तो अंग्रेजी में लिखते हैं, कुछ वजह है उसकी, लेकिन हमको बड़ा एहसास है कि इंडिया में अंग्रेजी भी एक ज़बान है। इंडिया कुछ इंडियंस की ज़बान हो गई है, ये नहीं बोले कि अंग्रेजी हमारी ज़बान नहीं है, 300 साल रही है, ज़बान हो गई है हमारी, लेकिन उसका जो रिश्ता है और ज़बानों से वो फ़र्क है।
हिंदी, उर्दू, मराठी, पंजाबी, इनका रिश्ता फ़र्क है एक दूसरे से। अंग्रेजी तो एक दूसरे जगह से आई है, दूसरा स्पेस ऑक्यूपाई की है, अब उसकी जगह बन रही है, ठीक है, लेकिन उसका रिश्ता दूसरा है। तो वो आपके नावल का ग्रेट हाउस है जो अभी तक जला नहीं है। हमें ग्रेट हाउस है, बिल्कुल। तो हम अंग्रेजी में लिखते हैं, लेकिन हमको ये एहसास होना चाहिए कि ये और ज़बानें क्या हैं, उन ज़बानों में लिखने से दुनिया कैसे दिखती है, क्योंकि ज़बान के सिलेक्शन से दुनिया का वर्जन भी बदल जाता है। बिल्कुल। और ये बहुत बार हम लोग खास के अंग्रेजी में जो लिखते हैं वो भूल जाते हैं। हाँ, ये तो है। मतलब मैं हिंदी में लिखता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि मुझसे कहा जाता है कि इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कराओ, और कई बार उलझन भी होती कि क्यों कराओ, भाई मेरी भी तो एक लैंग्वेज है, मैं उसमें ही लिख सकता हूँ, उसमें लिखता हूँ। लेकिन हाँ, ये होता है कि अंग्रेजी में एक बार आया तो इंटरनेशनल हो गया। भले हिंदी में मेरी किताब जितने लोगों ने पढ़ी है उससे कम लोगों ने अंग्रेजी में पढ़ी, लेकिन फिर भी खास लोग जिनको आप पढ़वाना चाहते हैं उनको पढ़ लेते हैं। इस पे अशोक भाई एक आपको किस्सा कहते हैं। जी बिल्कुल। एक डेनिश राइटर है मेरे परिचय के, और वो डेनिश में लिखते हैं। उनके उपन्यास पे एक फिल्म भी बनी है, और डेनिश में मैं वहाँ आने वाला हूँ, फिल्म पे आने वाला हूँ। तो लेकिन वो काफ़ी सक्सेसफुल राइटर है, उन्होंने काम नहीं किया 40 साल से, वो मेरे से कुछ सीनियर है, 40 साल से राइटिंग कर रहे हैं, तो मतलब कि अच्छा खासा कमा रहे हैं राइटर। लेकिन क्योंकि हम अंग्रेजी में लिखते हैं, थोड़ा इंटरनेशनल पब्लिशिंग होता है, तो जब मेरे से मिलते हैं तो बोलते हैं, ताबिश तुम यूनिवर्सिटी में काम क्यों कर रहे हो, तुम तो इतना कमा रहे हो कि बाहर अंग्रेजी में लिख रहे हो। हमको समझाते हैं कि नहीं, अंग्रेजी में लिखने से कोई ज़्यादा नहीं कमाता है। डेनिश में ज़्यादा कमा रहे हैं वो डेनिश में ज़्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि डेनिश वो सब्सिडाइड है ना, गवर्नमेंट की सब्सिडीज। हाँ, लाइब्रेरीज जो आप बता रहे हैं, लाइब्रेरीज हैं, बहुत से सिस्टम, वो अपने लैंग्वेज को बहुत तरह से सब्सिडाइज करते हैं। और मेरे लिए तो कुछ नहीं है, हम इंग्लैंड अमेरिका में भी नहीं है कुछ। तो ये नॉन इंग्लिश इलाके में आप भी अंग्रेजी लिख रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जनरली लोग समझते हैं कि अगर अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। नहीं, वैसा नहीं होता। बहुत थोड़े से लोग हैं जो अंग्रेजी में ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। ये जो पूरा नॉवेल है, जब मैं दूसरी बार पढ़ रहा था और आप जब आए तो मैं ख़त्म कर रहा था, मैंने आपसे भी बात नहीं की, बैठने के लिए कहा कि रुक जाइए, थोड़े से पेज बचे हैं, पढ़ लूँ, क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि मैं डिस्टर्ब हूँ। इट्स लाइक अ मूवी, अ डार्क मूवी। बहुत इसमें मतलब लाइट मोमेंट्स कम मिलेंगे हैं, लेकिन ये बिल्कुल मूवी की तरह है। कई बार इसको पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक मूवी कोई चल रही है, और मैं ये कल्पना कर पा रहा था कि अगर इस पर फिल्म बनती है तो वो कमाल की फिल्म होगी। मेरे से ज़्यादा खुश तो कोई नहीं होगा अगर फिल्म बने। ऐसे में 3 उपन्यास के ऑप्शंस किए गए हैं, एक इंग्लैंड में, एक हांगकांग में, एक इंडिया में। ऑप्शन का मतलब थोड़ा सा पैसा दिया जाता है कि एक साल में अगर पैसा मिलेगा तो फिल्म बनाएंगे। तो किसी पे फिल्म नहीं बनी है। तो हमको तो काफ़ी शौक है कि फिल्म बन जाए, इसलिए कि अगर फिल्म बनेगी तो पहले बार मेरे बच्चे मेरे राइटिंग से इम्प्रेस हो जाएंगे। ये सारे दर्द सबके एक जैसे हैं। नहीं, वाकई मतलब अभी तक जो आपके नॉवेल हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं जिहादी जैन मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए बार बार मैं उसकी बात कर रहा हूँ, या मिशनरी पोजीशन। तो मिशनरी पोजीशन पे अगर फिल्म बनेगी तो यूरोप की फिल्म होगी, यूरोप के बाहर उसको कोई खास महत्व नहीं मिलेगा। जिहादी जैन पे बनेगी तो वो एक मतलब थ्रिलर टाइप की फिल्म हो सकती है, जिसमें सब कुछ होगा, एकदम आखिरी मोमेंट तक आप देखेंगे कि किसने मारा है। लेकिन अगर ये फिल्म बनती है तो ये सबकी फिल्म होगी। इसमें इतने सारे लेयर्स हैं। मतलब जो आपका जो प्रोटैगनिस्ट है वो पैसे वाला है, उसके पास बड़ा घर है, लेकिन एक ग्रेट हाउस है। हाँ, बिल्कुल। अगर एक सर्वेंट हाउस है पीछे, तो एक ग्रेट हाउस भी है। पेड्रो है जो कि अमेरिका, वो अपने आप में स्टार है, फुटबॉल प्लेयर है, यूएस। हाँ, लेकिन यूएस जब जाता है तो वो कुछ नहीं है। अब्दुल है जो प्रोफेसर है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास एक बड़ा खालीपन है जो पार्टीज में उसको अकेला कर देता है। तो एक एक कैरेक्टर जो छोटा से छोटा, इवन मारिया का जो कैरेक्टर है, कमाल का कैरेक्टर है वो, जो जिसकी यही पहचान है कि जब वो ज्यादा बोल रही है तो आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ है, इतना ज्यादा क्यों बोलती है। बच्चा जो है, जो प्रोटैगनिस्ट जिस तरह से बड़ा होता है, वो शेर का डर, जो शेर खान वाला है, हम सब ने बचपन में पढ़ा हुआ। इतनी सारी परतें हैं इसकी। मुझे ऐसा बार बार लग रहा था कि आपने इसको सिनेमा की तरह ही तसव्वुर तो नहीं किया था। नहीं, सिनेमा तो नहीं देखा कि, लेकिन नहीं देखा नहीं, तसव्वुर खुद में अपने भीतर इसको सीन्स में, क्योंकि नॉवेल अपने डिटेल्स में होता है। हम लोग कहते हैं कि पोएट्री अपने उसमें होती है और नॉवेल्स अपने डिटेल्स में होते हैं।
नहीं, ये हो सकता है कुछ अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हुआ हो, क्योंकि गॉथिक स्टोरीज में बहुत विजुअल होती हैं। हाँ, है बहुत ना? ज़्यादा। तो ये हम लिख रहे थे गॉथिक नॉवल दिमाग में रखकर, जैसे आपने कहा कि सारे गॉथिक एलिमेंट्स नहीं, गॉथिक नॉवल की तरह से लिख रहे थे। तो गॉथिक नॉवेल्स विजुअल होते हैं, फिल्म्स विजुअल होते हैं, तो उसमें लगता है कोइंसिडेंस हो जाता क्योंकि है। एक वो सीन है जिसमें वो मेल्ट करता है, पेड्रो मेल्ट करता है, ये जाता है, वो पूरा सिनेमा का सीन है। हाँ, वो सही बात है। एक आदमी के लिए सीढ़ी है, बाकियों के लिए सीढ़ी नहीं है। और उसमें अगर मैं मतलब ये तसव्वुर कर पा रहा हूँ कि मारिया कितनी बड़ी एक्टर होनी चाहिए, क्या सीन है कि वो अपने बच्चे को जिंदा करने के लिए मालिक के बेटे को मारने को तैयार है, या जो भी कर रही है, जो भी कर रही है। हाँ, क्लियर नहीं होता, लेकिन लगता है कि मतलब इवन एट द कास्ट ऑफ यू करके है। क्योंकि वो जो शुरू में आपने कहा कि वो ये बहुत डिफिकल्ट गॉथिक के साथ मेरे साथ होता है कि मुझे कोई ख़ास विश्वास नहीं है सुपरनैचुरल पर, है ना? तो वो हम प्रमोट भी नहीं करना चाहते हैं। तो मेरे लिए जो सुपरनैचुरल एलिमेंट है, गोस्ट कहिए जो कहिए, वो एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी का एलिमेंट है। मतलब कि दुनिया में जो रियलिटी है वो हम टोटल तरह से नहीं समझ सकते हैं। जब भी समझेंगे कुछ अधूरा रह ही जाता है। कोई साइंटिस्ट, कोई भी अच्छे साइंटिस्ट से बात कीजिए, यही बात बोलेगा आपको, फिलोसोफर भी बोलेगा। तो उसको हम लोग सुपरनैचुरल के तरह से कुछ लोग एक्सेस करते हैं, कुछ लोग किसी और तरह से एक्सेस करते हैं। तो मेरे गॉथिक में वही एलिमेंट रहता है। तो वो डेफिनेटली वो कोई रिलीजन या गॉड से नहीं कनेक्ट होता है, लेकिन एक ऑप्शन रहता है कि कुछ और हो रहा है जिसको कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। एक सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था पढ़ते हुए कि इसमें सारी दुनिया की पॉलिटिक्स आ गई, गजा आ गई जी। इंडिया में है ये, इंडिया की पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं है। हल्की सी है, लेकिन डायरेक्टली नहीं है। हल्की सी मेरे ख्याल से जिस समय वो उसके घर पहली बार जाता है, बहुत सारी तस्वीरें टंगा हुआ पाता है, थोड़ा बहुत, लेकिन क्योंकि क्रिश्चियन कैरेक्टर है इसलिए वो बात बनती नहीं। डायरेक्टली नहीं है। कोई खास वजह नहीं इसमें। फिर दूसरे तरफ चले जाते हैं। फिर इंडियन पॉलिटिक्स मेरी नमस्ते ट्रम्प स्टोरी में है, और नाइट ऑफ हैप्पीनेस में है। नाइट ऑफ हैप्पीनेस में तो काफ़ी है। तो लेकिन इसमें अगर जाते तो फिर इधर की पॉलिटिक्स ही कवर करने में, बहुत उधर की पॉलिटिक्स में कहानी छितरा जाती है। आप एक नावल में सब कुछ नहीं कह सकते, नावल है, हिस्ट्री नहीं है। एक दो चीज़ें मैं चाह रहा था अपने दर्शकों के लिए। एक तो आपकी लिस्ट तो मैं दे ही रहा हूँ, आप अपनी रीडिंग लिस्ट जो अभी आप पढ़ रहे हैं वो बताइए थोड़ा सा, ताकि इस समय कौन से, मान लीजिए कि हमारा कोई ऐसा रीडर हो जो अभी नावल पढ़ना शुरू कर रहा हो, तो कौन से 5 नावल आप कहेंगे कि उसको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, नए पुराने? तब तो वो अभी नहीं पढ़ रहे हैं कि वो सब तो पहले पढ़ चुके हैं। तो अभी शुरू कर रहा हो तो मेरे नॉवेल्स के सिलेक्शन बड़े अजीब हैं, बहुत मिक्स्ड है। और 5 नॉवेल सेलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन क्योंकि उसमें कोई शॉर्ट स्टोरी ऐड करना पड़ेगा। एक तो अमेरिका की राइटर हैं, उनकी एक नॉवेल है द हार्ट इज अ लोनली हंटर। वो हमको काफ़ी पसंद है। जोसेफ कॉनरेड की लॉर्ड जिम बहुत पसंद है, मैंने पढ़ी है ना। और बहुत से हैं, लेकिन फिर इंडिया में हमको इस्मत चुगताई की शॉर्ट स्टोरीज, महेश्वरी देवी की शॉर्ट स्टोरीज बहुत पसंद है। ये सब तो ज़रूर से रिकमेंड करेंगे। और फिर साथ फिर जैसे शेकोव के नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी, वो चेखोव जरूर से रिकमेंड करेंगे। चेखोव जिनको हम लोग कहते हैं, चेखोव। और इसका रिस्पांस कैसा है? थोड़ा अभी तक तो बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि अभी इसके दिल्ली में भी इसका था रिलीज, मुंबई में मेरे ख्याल से प्रोग्राम था। कैसा रिस्पांस है? जी, अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि लास्ट 12 साल में हम अपनी नॉवेल्स को प्रमोट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बहुत सी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डेनमार्क में भी, यहाँ बिहार में भी। तो अब थोड़ी कम हो गई। इस बार हम अपने पब्लिशर हापा कॉलिंस को कहें कि जो जितना बंदर का नाच आपको कराना है करा लीजिए, मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने काफ़ी लगा दिया। तो आई थॉट कि रिस्पांस तो होगा, लेकिन 10-12 साल जो कम किए हैं उसकी वजह से रिस्पांस लगता है ज़्यादा ही हो रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार ये शॉर्टलिस्ट क्रॉस करेगी। आपके उपन्यास शॉर्टलिस्ट से क्यों गायब कर दिए जाते हैं, हम कभी नहीं समझ पाया। मेरा रिकॉर्ड है, शॉर्टलिस्ट होता है, वही कह रहा हूँ। तो वो मुझे अच्छा नहीं समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। मुझे लगता है कि शॉर्टलिस्ट क्रॉस करना चाहिए। और मैं तो जिहादी जैन के लिए भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन इसके लिए तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये जितना मैंने आपका पढ़ा है सबसे अलग उपन्यास है और कमाल का उपन्यास है। मतलब एक तो रीडेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि 50 पन्ने पढ़ना मेरी जिम्मेदारी है एज अ रीडर, लेकिन उसके आगे पढ़वाना आपकी जिम्मेदारी है, और आप उस जिम्मेदारी को बहुत बखूबी निभाते हैं, चाहे कोई सा भी नावल। शुक्रिया। एक हिस्सा मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए आप पढ़ दें। जी।
हिस्सा पढ़ना बहुत मुश्किल चीज़ है, यानी कोई वैसा हिस्सा पढ़ दे जिसके वजह से कहानी ज़्यादा खुल जाए, तो वो जो भी ठीक आपको नहीं है। लगे, ये फिर कोई आपकी वैसा आज़ादी हिस्सा है। पढ़े जिसकी वजह वैसे से इसमें कोई हिस्सा नहीं है जिसको पढ़ के कहानी पूरी खुलेगी। ये कहानी यू हैव टू रीड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज टू द लास्ट पेज। लेकिन एक एटमोस्फियर का असर हो जाए, अगर किस तरह की आप कहानी ये है सोचिए ना। कि अगर मैं आपसे कहूं या आप मुझसे कहिए कि इसकी कहानी बता दीजिए, तो क्या इसकी कोई कहानी बताई जा सकती है? मुझे तो नहीं लगता, मैं नहीं बता सकता। नहीं, तो ये पढ़ते हैं आपको। हाँ, ये जो एक मिसेस एनी कॉम्पसन है, जो ग्रेट हाउस जो आपने कहा, जी। जो वहाँ प्लांटेशन का मेन हाउस था, फिर वो ये लोग कॉलोनियल बैकग्राउंड की फैमिली है। फिर अब से तो शक्ल हम लोगों के ऐसी हो गई है, लेकिन नाम अभी भी है। और वो पूरा प्लांटेशन को बेच बेच कर, जो नैरेटर है उनके पेरेंट्स वगैरह भी उसी एरिया में ज़मीन खरीदे हैं, लेकिन अब इनका सिर्फ वो बड़ा सा आलिशान सा बंगला रह गया है, बंगला रह और गया वो जो हाथ गिरा में जाए। लेके जो चलती हाँ, हैं, जो पैरासोल लेके पैरासोल चलती है लेके ना। चलती हैं। तो ये एनी कॉम्पसन है। तो एनी जी। कॉम्पसन को नरेटर कहते हैं कि उन्होंने 3 बार देखा। एक बार बचपन में देखा, जो मार्केट में आती हैं तो सब लोग जैसे एक बार रिएक्ट स्कूल करते में हैं, उससे देखा। उनको लगता है कि कोई खास बात है। और तो एक बार स्कूल के ग्रेजुएशन सेरेमनी में देखा, एक बार आखिर में उनके डेथ के बाद देखा। तो ये Shadow को ग्रेजुएशन सेरेमनी वाला पार्ट हम पढ़ सकते हाँ, हैं। उसमें वो उनका डायलॉग भी है जी। जो मुझे बहुत पसंद है। जी। जी। Skip to the decade in which I entered high school, received the first intimations, strongly resisted initially, of my sexuality, and started getting into endless and sometimes needless arguments with my father, as my mother hung around wringing her hands. When I graduated from the high school, I saw Mrs. Compson for the second time. I had, of course, kept hearing about her from Maria and others, and also from my classmates, because even though she was known to come out only once a month, when she headed for the same general store, despite bigger ones having come up in the intervening years for her supplies, she remained a topic of conversation in the villages and the town. We knew that she was now living alone. Both the servants had died or retired. We knew that she was a thrifty person, preparing her clothes herself and living off meager supplies. Her monthly list, handed to the sons who had now inherited the general store, and later displayed to friends of the sons, was almost always the same. We knew that her daughter, who was said to have married well, never visited her now, following a family tragedy that in some way involved Mrs. Compson. We knew that once in a few months, for some reason, the house, even the boarded up rooms, was lit up, and music, and some said voices and laughter, came from within, as if it were holding one of those parties it had hosted decades ago, when old families motored down to it from neighboring towns and villages, families that we knew no longer inhabited these regions. All this and more, some of it not pleasant or true, such as the gossip surrounding Mrs. Compson dancing naked with witches in the forest, or of her killing her granddaughter on a visit. All this was common knowledge. What was also known was that once a year, in an ancient and elaborate garb, she came to our high school on graduation day. It was an old custom. Her father had done so, and her grandfather, and I think her great-grandfather. Even when they spent months in other places, they'd visit for this annual ceremony. The practice had started because the land on which the school was situated had been donated by the family. The school itself had been partly funded by one of Mrs. Compson's ancestors, motivated by one of those rare and sudden impulses to appease religion or God that the family was also known for. The family heads were always asked to say a few words at the annual graduation ceremony by the Roman Catholic priest principals who succeeded each other as if they were clones manufactured in the same factory. So, there we stood in the school sports hall that winter, dressed impeccably in our blazers, unusual attire for those parts. For this was now a school for the regional elites. The dais with the principal and the teachers on metal folding chairs. The dais had the principal and the teachers on metal folding chairs in a row at the back, and seated in a heavy armchair in a corner behind the lectern, Mrs. Compson. She looked more shrunken than ever,
but was otherwise not much altered from when I had last seen her. Her parasol rested across her knees. After we had gone up one by one and received our certificates, but just before the final item, which was the principal's speech, one of the teachers went up to Mrs. Compson and offered her his hand, which she rejected with visible irritation. Then slowly, with some effort, she got up and walked to the lectern. The principal said the obvious. Mrs. Compson will now say a few words to the graduating class, and made way for her, lowering the microphone to her height. She stood there for almost a minute, and then, in a low but clear voice, said, I think I can recall the words verbatim. They were so few and so unexpected. You are going away. You think you are going away. But remember, no one goes away. Then she coughed, and a glass of water was handed to her. She sipped from it slowly, handed it back, and said again, as if she had not been interrupted, no one ever goes away. Her gums, almost devoid of teeth, red and raw, it seemed to me, parted in a laugh. Good luck! She half laughed, half coughed, and hobbled back to her armchair, still cackling or coughing. It was difficult to tell. When I last saw her on that occasion, as we trooped out of the hall, Mrs. Compson was sitting slumped, eyes closed, mouth slightly open, probably asleep in the armchair. वो जो था नो वन गोज एनीवेयर वो स्टिक कर गया था मेरे साथ बिल्कुल, इसीलिए आपने पढ़ा तो अच्छा लगा। बिकॉज ये नॉवल सिर्फ जो गए हैं उनके बारे में नहीं है, जो वो छोड़ के गए हैं उसके बारे में भी है। हाँ, ये ग्रेट हाउस में तो सब छूटे हुए ही लोग हैं, बिल्कुल। और जो लास्ट सीन भी है उसमें जो आपने एक चीज़ कही कि वो लेडीज जिनके हस्बैंड लगातार सब कुछ फिटर अवे करते रहे, बेचते रहे, और लेकिन उन्होंने बहुत प्यार किया इस घर से, तो ये एवल नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो बेहद खूबसूरत नावल है, हम एक्सपेक्ट करते हैं, विशिंग यू मोर एंड मोर एडिशंस ऑफ दिस, एक्कोलेट्स विश करते हैं, और इस बार पक्का शॉर्टलिस्ट क्रॉस करेगा ये मान के चलते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग अ मूवी, मैं चाहता हूँ कि किसी ऐसे की नज़र इस पर पड़े जो इस पर एक अच्छी मूवी ला सके। आपकी दुआ साथ रहेगी अशोक भाई। ज़रूर, थैंक यू। ज़रूर होगा। और जिहादी जंग का मैंने आपसे पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि उसका हिंदी ट्रांसलेशन आना चाहिए, वो हिंदुस्तान में आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हिंदुस्तान नहीं है लेकिन वो हिंदुस्तान पे लिखा हुआ है, बेहद ज़रूरी है इस समय। बिल्कुल। तो अगर उसका हिंदी ट्रांसलेशन आता है तो मैं और मेरे दर्शक दोनों बहुत खुश होंगे। ज़रूर से, अगर वैसा कुछ हो जाए तो मेरे से ज़्यादा मैं इसलिए कि मैं बहुत लोगों को गिफ्ट कर सकूंगा, मैं तो पढ़ चुका हूँ, और दर्शक मेरे बहुत सारे ऐसे हैं जो शायद हिंदी में आसानी से पढ़ सके। तो आज के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं अगले नावल के साथ आपके। तो एक ऐसे नावल की जर्नी पर थे हम लोग, एक ऐसे नावल के बारे में बात कर रहे थे जिसके बारे में मैं फिर से कहूँगा कि इसकी कोई कहानी सुनाना मुमकिन नहीं है। जैसे कोई मुझसे पूछे जो मैंने नावल्स पढ़े हैं, तो ज़्यादातर नावल्स की मैं कहानी सुना सकता हूँ कि एक ये प्रोटोगोनिस्ट है, वो ये करता है, ये करता है, ये करता है, और फाइनली ये हो जाता है। लेकिन ये नावल असल में अपने प्रोसेस में नावल है। अभी प्रोसेस पर मैं क्यों ज़ोर दे रहा हूँ वो भी आपको तब समझ में आएगा जब आप इस नावल को पढ़ेंगे। और मैं चाहूँगा, अपने दर्शकों से मैं हमेशा उम्मीद करता हूँ कि नई नई चीज़ें भी पढ़ें, नई नई चीज़ों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि दुनिया जितनी ख़बरों में है, जितनी इतिहास में है, उससे ज़्यादा कई बार नॉवेल्स में है जो इतिहास को, ख़बरों को, पॉलिटिक्स को, सबको ट्रांसेंड करते हैं और आपको एक ऐसी जर्नी पर ले जाते हैं जिसको आप अक्सर जानबूझकर मुलतवी करते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।